तो चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर का नाम भी सेम है जैसा कि तुम्हारे 10th के बुक में था, सेम नाम है। वहाँ क्या सीखे थे कि भाई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ भी उसी चीज़ों को पहले थोड़ा सा रिवाइज करोगे, उसके बाद उस पर थोड़े आगे एक्स्ट्रा पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्या था कि चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसमें मुझे उस चार्ज का फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो, वहाँ पे अपन बोलते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो वैसे ही अगर मैग्नेट के आसपास भी एक रीजन होगा जिसमें उस मैग्नेट का इफेक्ट हमको फील होगा, तो वो जो रीजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो क्या है कि ओरेस्टेड भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो इसमें ये 1820 में किया था। ये एक डच साइंटिस्ट थे, डच नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या पाया था, इन्होंने किया क्या था पहले बता दूं। तो इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी, उसके ऊपर तार को रखा, ठीक है, और फिर उस तार में एक बैटरी लगा दी। ठीक, मैं उस डायग्राम को बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ एक ऐसे ही। तो ये हमारा अगर मैग्नेटिक नीडल है मान लो, तो इसके ऊपर मैं ये कंडक्टिंग तार लगाया और इसमें एक बैटरी लगा दी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने करंट फ्लो कराई, स्विच ऑन किया, तो क्या हुआ ना, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है नीडल का, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, बैटरी बंद की तो इसका डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस बैटरी को उल्टा कर दी, इस बैटरी को उल्टा कर दिया, तो देखे तो नीडल का डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया। ये सब ओरेस्टेड भाई साहब ने 1820 में किया था। तो इस चीज़ से उन्होंने फिर फाइनली कंक्लूड किया कि हाँ भाई, जब भी एक वायर में करंट फ्लो करती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से। क्लियर है? अब उसकी डायरेक्शन बताने के लिए ना एम्पियर भाई साहब ने एक उनका स्विमिंग रूल दिया था। तो क्या है कि मान लो अगर करंट अभी इस कंडक्टर में किस तरफ फ्लो कर रही है भाई, इस तरफ फ्लो कर रही है ना। तो मैं इसकी तरफ अगर ऐसे तैरते जाऊं और नीडल की तरफ अपना मुंह करके तैरूं, तो क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है ना नीडल का, वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है हमेशा। तो ये अपने को उतना कोई खास काम आएगा नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, और यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने सबसे पहली बार खोजा? ओरेस्टेड ने। ठीक है, तो ये MCQ के लिए था। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला हेडिंग डालेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ जैसे अपना याद है क्या होता था, कूलम्स लॉ, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो देखो ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चल गया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। ठीक है, अब देखो हम लोग ऐसा मान सकते हैं ना कि वो जो पूरा वायर है वो छोटे छोटे सेगमेंट से जुड़ के बना होगा। तो उस एक छोटे से सेगमेंट को अगर मैं लूँ, डिफरेंशियल सेगमेंट लूँ, छोटा सा सेगमेंट लूँ, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा करंट एलिमेंट है। और करंट एलिमेंट को हम लोग DL वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? DL वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि ये जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, DL वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में हो। जिधर करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा DL वेक्टर भी पॉइंट करेगा। अब उसके बाद ना 1820 में ही दो साइंटिस्ट थे, एक थे जीन बैप्टिस्ट बायोट और दूसरे थे फेलिक्स सेवर्ट। इन दोनों ने मिल के एक्सपेरिमेंट्स किए काफ़ी सारे, और ये दोनों फ्रांस के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने फाइनली फिर बायोट-सेवर्ट लॉ दिया। तो एक आधा वर्ड बायोट भाई साहब के नाम पे, आधा सेवर्ट भाई साहब के नाम पे। तो अब ये इसमें स्टेटमेंट क्या है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो हमारा एक तार है, बनाते हैं उसको। तो ऐसा एक तार ले लो और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तार में अगर करंट I फ्लो कर रहा है ना, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट DL ले लेता हूँ। ठीक, तो इस DL की वजह से क्या होगा कि मुझे इस पॉइंट P पे, यहाँ एक कोई पॉइंट P है, इस पे मुझे
मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इस पॉइंट का मान लो पोजीशन वेक्टर r है, और ये जो लाइन है पोजीशन, जो इसका डिस्टेंस वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका, और इस करंट वायर का जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो एंगल है थीटा। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ बोलता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इस dl एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब वो मैग्नेटिक फील्ड मेरा dB होगा। क्यों dB ले रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि हम dl एलिमेंट, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो dB होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट के। ठीक है, दूसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे करंट एलिमेंट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, करंट एलिमेंट के। ठीक है, उसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एंगल है ना करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का, उसके साइन से। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ तक ये जो सारे रिजल्ट्स हैं इनको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हटा के एक कांस्टेंट लगाया जा सकता है क्या? तो हमारा क्या बन जाएगा, dB इज इक्वल टू के आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारा ये करंट एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच में मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। यूनिट खोजना आपका काम है। कैसे यूनिट खोजोगे भाई, इसको इसमें पुट कर दोगे, बाकी सब उधर पार्सल करोगे और यूनिट निकाल लोगे। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, म्यू नॉट का भी और k का भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं, म्यू नॉट जो है ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगा हुआ है ना, तो इस वजह से। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे क्या था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो क्या करता था, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उनको लगने देता था। तो वैसे ये परमिएबिलिटी क्या कर रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को आराम से फ्लो करने देता है, मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करता है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली जो बायोट-सेवर्ट लॉ बन के आया वो हमको ये मिला, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, अब जरा एक चीज़ बताओ यार मेरे को, ये I जो है I, अच्छा अब देखो इसकी हमने अभी तक डायरेक्शन की बात नहीं की है, बट जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, dl और r दोनों के। और dl वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, इन दोनों का परपेंडिकुलर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो मिलेगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यूनिट वेक्टर r के अलॉन्ग कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर r के अलॉन्ग, तो वेक्टर डिवाइड बाई इस मैग्नीट्यूड। तो उसको मैं अगर करता हूँ तो मैं dB को क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। अब देखो r वेक्टर डिवाइडेड बाई, तो ये r वेक्टर डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा हमारा r क्यूब। अब देखो जरा, ये r वेक्टर है, dl वेक्टर है, और बीच में हमारे पास है साइन थीटा। i तो हमारा स्केलर होता है, टेंसर क्वांटिटी है, बट हम लोग एज ए स्केलर उसको ट्रीट करते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग,
इसको लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, बायोट-सैवर्ट लॉ का, और ये उसका स्केलर फॉर्म है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमको dl क्रॉस r करना है। dl किधर है, इधर है, और r किधर है, इधर है, तो dl से r की तरफ करेंगे तो अंदर की तरफ मिलेगा। इस पॉइंट पे देख के बात करना है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया था। सोचो क्यों, अगर मेरे पास एक एरो होता तो एरो अगर तुम्हारी तरफ आएगा तो तुमको क्या दिखेगा, एरो का पॉइंट। तो इसलिए जब भी पेपर के बाहर आता है कोई भी फील्ड तो हम लोग डॉट लगाते हैं, और अगर अंदर जाता है तो हमको क्या दिखेगा भाई, क्रॉस होता है फंसाने के लिए, तो ये क्रॉस दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे देखो कहीं भी हम लोग अगर, जो हम लोग 10th में पढ़े थे वो यही पढ़े थे कि क्या, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो और अपने फिंगर्स को फोल्ड करो। तो इधर में अंदर जानी थी फील्ड, इधर में बाहर आनी थी, उसको भी प्रूव करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे मान लेते हैं, तो अगर ये हमारा एलिमेंट होता तो अब देखो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से करते हैं, क्रॉस वाले मेथड से। तो dl क्रॉस r, आ रहा है क्या बाहर, अरे इसका मतलब है वो जो बचपन में पढ़े थे वो सही पढ़ाया गया था, बस उसको प्रूफ आपको नहीं बताया गया था, ठीक है। तो अब इसके दो स्पेशल केस हो सकते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा है, तो इसके स्पेशल केस तो बनने तय हैं। तो दो हम स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल केस में पहला केस हमारा क्या हो सकता है कि थीटा 0 हो जाए। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 0 होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का क्या मतलब है कि अगर हम इसी वायर के ऊपर आ जाएं, है ना, हमारा जो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है वो इस लाइन पे ही आ जाए, तो क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा और उस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमको 0 मिलता है। ये बात समझ में आई क्या? दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बताओ मैक्सिमम कब मिलेगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90। साइन 90 पे हमको मैक्सिमम 1 मिलता है ना, मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए तो मेरे को dB की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं करंट, जो अपना करंट होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में बात करूं, है ना, तो वहां पे हमको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो देखो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो करंट 1 एम्पियर अगर हो और हम 1 मीटर दूर बात करें, है ना, तो हमको, और एंगल भी अगर 90 हो तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो तो जरा, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और R इज इक्वल टू 1 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो तुमको dB की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो जरा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिलेगा, ये 1, dl तो छोड़ दो, R1 साइन 91 क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिलेगा क्या? अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 पावर माइनस टेस्ला। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो 1 टेस्ला जो है ये क्या है अगर मैं 1 टेस्ला की बात करूं तो मैं 1 टेस्ला क्या लिख सकता हूं, 10 पावर 7 इंटू dB इज इक्वल टू 1 टेस्ला, है ना, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? तो 1 टेस्ला जो है इट इज 10 पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम इट। 1 मीटर दूर लेकिन परपेंडिकुलर भी जाना है।
वही ना किए हो, करंट 1 एम्पियर है पर डिस्टेंस 1 मीटर है और होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू आएगी उसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 टेस्ला। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या हम बायोट सेवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ को कंपेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बायोट सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू 1/4 सॉरी F इज इक्वल टू फोर्स देता है ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। और बायोट सेवर्ट लॉ क्या देता है? dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। तो आई थिंक पहली सिमिलैरिटी तो तुम लोग को ऐसे ही देख के दिख रही होगी कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड हैं, लंबी डिस्टेंस के लिए भी वैलिड होते हैं। तीसरी चीज़ की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है दोनों के दोनों में, है ना। जैसा अपन फोर्स के लिए क्या करते थे, हर एक के लिए जितना फोर्स वहाँ पे पड़ता उस पर्टिकुलर पे उतना ऐड कर देते थे वेक्टोरली। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको भी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हर एक एलिमेंट की वजह से जो भी आएगा। अब डिफरेंस क्या है? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये एक वेक्टर सोर्स की वजह से आ रही है। वेक्टर सोर्स कौन है यहाँ पे? IDL, एंड DL इज अ वेक्टर, तो इसकी वजह से आ रही है। लेकिन जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना वो एक स्केलर सोर्स चार्ज DQ की वजह से आती है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो फोर्स था उसका जो डायरेक्शन होता था वो किस डायरेक्शन में होता था? लाइन जॉइनिंग द वेक्टर्स, मतलब जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच जो लाइन आएगी उस लाइन के अलाउंग होता था। बट यहाँ पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है ये किधर होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ में जो मैग्नीट्यूड है वो साइन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ में ऐसा एंगल डिपेंडेंस कुछ नहीं है ना। एक्सियल लाइन के अलोंग थीटा हमेशा 0 होता है और साइन 0 0 होता है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सियल लाइन पे 0 होती है, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसमें तो हमारा फोर्स लाइन के अलोंग ही लगता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो अब एक चीज़ और देख लो, तो लेट्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन μ0, ये दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, okay, so now let's find the relationship between μ0 epsilon naught and c। μ0 क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इनके बीच में रिश्ता खोजेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 × 10⁻9, ठीक है, यूनिट लिख लेना। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? μ0/4 पाई, μ0/4 पाई ये कितना होता है? 10⁻⁻7 यूनिट लिख लेना। अब एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि हमको तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये 4 पाई को हम काट सकते हैं किसी तरीके से जुगाड़ लगा के, है ना। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं μ0/4 पाई को डिवाइड कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो मेरा क्या मिलेगा? μ0/4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1। 4 पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा? μ0 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, और थोड़ा सा देखें तो ज़रा क्या होता है हमारा ये, हाँ क्या किए हैं, μ0/4 पाई क्या था? 10⁻⁻7, और ये डिवाइड किससे हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9। ओ तेरी, तो ठीक है ना। देखो तो ये लिख सकते हैं क्या? 9 7 16। अरे ये क्या ऐसा तुम लोग को नहीं दिख रहा है क्या? ये
1/3 × 10⁸ का स्क्वायर है, और ये 3 × 10⁸ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या ये 1/c² के इक्वल है क्या? तो इसका मतलब हमको क्या मिला? μ0 ε0 = 1/c²। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग c को क्या लिख सकते हैं? 1/√μ0 ε0। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन फाइंड कर लिए।